हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो ये पोइम पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो में पोइम बताता है कि जो कुछ भी पोइट बताता है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस वजह से हमको प्रत्येक जो इंसिडेंट होता है, जो भी घटना घटित होती है, उसको हमको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो लाइन बाई लाइन टू लाइन हमको इसको पढ़ना चाहिए। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, और खड़े हैं तो द वे ए क्रो, यानी कि एक कौवा होता है, उसके कार्य ने वो क्या करता है, वो एक कार्य करता है, क्या करता है वो सुक डाउन ऑन मी, कि वो पेड़ की डाली को हिला देता है। हिला देने से क्या होता है, उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, यानी कि धूल, उसके बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण वहाँ पर उसके रॉबर्ट फर्स्ट के ऊपर गिर जाते हैं। और उस समय पर रॉबर्ट फर्स्ट की दशा क्या होती है, उसकी स्टेट होती है कि वो बिल्कुल ग्लूमी पोजीशन में होता है, बिल्कुल सैडनेस पोजीशन में होता है, बिल्कुल बहुत बड़ा दुखी है वो। तो वो कुछ सोच रहा होता है, रूइड, यानी कि वह रिग्रेट कर रहा होता है उस समय पर। हैज़ गिवन माई हार्ट, तो वो बताता है कि वो डस्ट ऑफ स्नो है, उसी समय पर वो मेरे हार्ट को टच करती है, अर्थात वो मेरे अंदर तक महसूस होती है मुझे ए चेंज ऑफ मूड, और वो मेरे मूड को चेंज कर देती है। क्योंकि उस समय पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बड़ा दुखी था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उसका मूड चेंज हो गया वो, और उसने वो सोचना बंद कर दिया। इस इस इंसिडेंट ने उसके ऊपर क्या प्रभाव, क्या इफ़ेक्ट डाला, या आगे देखिए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, इस चीज़ ने रॉबर्ट फर्स्ट का जो दिन था, दिन का कुछ भाग था, उसको बचा लिया, जिसको वो आई हैड रूइड, रॉबर्ट फर्स्ट बताता है कि जिसको मैं बेकार ही गंवा देता। उसके बारे में, मतलब जिसको जिस दिन के बारे में वो बेकार ही गंवा रहा है, कुछ और बातें, पुरानी बातें सोच रहा है, रिग्रेट कर रहा है, उनको पश्चाताप कर रहा है। तो इस तरीके से वो पूरा सारा दिन उसी में बिता रहा है। लेकिन जो वर्क ऑफ द क्रो डेट चेंज द मोड ऑफ हिम, उसके मोड को उसने चेंज कर दिया है। अब इस पोइम का ये इसका विषय वस्तु इसकी यही है, इसका मूल भाव यही है, सेंट्रल आइडिया इसका, कि जो कुछ भी हमें प्रत्येक चीज़ को के ऊपर गहराई से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। इस वजह से किसी भी घटना को हमको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। अब हम इसकी लिटरेरी वो राइम स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी राइम स्कीम देखिए। यहाँ क्रो है, क्रो में इसकी राइम स्कीम है, हम यहाँ पर ए मानेंगे, और मी क्रो के बाद में देखो स्नो, क्रो के जैसे ही स्नो, इसका साउंड भी उसी तरीके का है, इस वजह से यहाँ पर ए मानेंगे। और सेकंड लाइन में मी क्रो से डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पर हम बी मान लेंगे। और मी और ट्री का साउंड सेम है, इस वजह से यहाँ पर हम बी मानेंगे। हार्ट है, ये इन सब से डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पर हम सी मानेंगे। मूड इससे भी डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पर डी मानेंगे। हार्ट और पार्ट दोनों सेम साउंड है, इस वजह से यहाँ पर सी मानेंगे। और मूड और रूट सेम साउंड है, इस वजह से यहाँ पर डी मानेंगे। इस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो की जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ये बनती है। अब इसकी लिटरेट डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का जो यूज हुआ है वो एलिट्रेशन, एंजॉयमेंट, एसोनेंस का यूज हुआ है। एलिट्रेशन एलिट्रेशन होता है कि सेम लाइन में
जैसे कि दो सिमिलर साउंड वाले वर्ड हो जिनका फर्स्ट लेटर उनका उसका साउंड सेम हो। जैसे कि यहाँ पर इसकी फर्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज नहीं हुआ है। इसके सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में देखिए हेज और हार्ट, हेज और हार्ट में यहाँ पर एच का जो साउंड है दोनों का सिमिलर है, इस वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। यानी कि सेम लाइन में सेम साउंड वाले वर्ड्स रिपीट हो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज होता है। इसकी थर्ड लाइन में देखिए सेव्ड सम, यहाँ पर सेव और सम इसका जो एस 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 सिमिलर साउंड देते हैं, इस वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। दूसरा इनका लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुई है वो इंजायमेंट। इंजायमेंट को समझिए आप कि जैसे यहाँ पर इस जगह पे कोमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसके बाद में भी यहाँ पर भी कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है, इसलिए थर्ड लाइन में भी कोमा फुल स्टॉप कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। इंजायमेंट यहाँ पर यूज हुआ है इन चारों लाइनों में। उसके बाद में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फुल स्टॉप कोमा नहीं है, लास्ट लाइन में यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो इन लाइनों में भी सेकंड स्टेंजा में भी इसमें इंजायमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इंजायमेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज वहाँ होता है वहाँ पर जहाँ पर आप ये देखोगे कि फर्स्ट लाइन के एंड में फुल स्टॉप या कोमा कुछ भी ना हो और उसके बाद में सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से फिर बाद में भी किसी लाइन के बाद में कोमा फुल स्टॉप नहीं हो और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ इंजायमेंट यूज होता है। और इसका जो थर्ड यूज हुआ है यहाँ पर वो है एसोनेंस। एसोनेंस जो वोवल साउंड होता है, एक जैसे वोवल साउंड होता है वहाँ पर एसोनेंस यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन देखिए सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर जो है ओ की साउंड दे रहा है। यहाँ पर इसमें इस लाइन में देखिए आप ओ की साउंड यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर सुक डाउन ऑन मी, इस वजह से यहाँ पर एसोनेंस का यूज हुआ है। ओके, थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट।